रेस्टोरेंट्स पे बाज़ार के इस आई थिंक माहौल को समझने के लिए हमारे साथ और समझाने के लिए श्री मनीष सिंथोलिया साहब जुड़े हैं CIO के इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के। मनीष जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और जैसे कहते हैं ना, हमें बहुत छोटी अवधि में बहुत कुछ हो रहा है। US में रेट कट, उसके बाद आपका जियोपॉलिटिकल टेंशंस, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का एक स्ट्रॉन्ग एक्शन जो कि शायद थोड़े से FIs के एग्जिट को ट्रिगर कर चुका है भारतीय बाज़ारों में। सडनली बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस वोलेटाइल फेज से? क्या निकल के आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और इस वक्त बिगेस्ट रिस्क क्या देख रहे हैं आप? ये नया जो एक वेरिएबल मार्केट में आया है वो बेसिकली मिडिल ईस्ट टेंशंस हैं। तो अभी तो क्या है, 2-3 दिन ही हुए हैं, तो बहुत मुश्किल है समझना कि अल्टीमेट आउटकम क्या होगा। ऐसा लगता तो नहीं है कि कोई वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो रही है, बट यू नेवर नो। तो अगर ये वेरिएबल को आप थोड़ा साइड में रखें, और इसमें कुछ अनसर्टेनिटी जरूर है, बट अदरवाइज मार्केट तो डिक्लाइन पर बाई करने वाली ही मार्केट है। और क्योंकि इतना बड़ा कैश पाइल खड़ा है टू बी डिप्लॉयड, और FIs नेट भी बाइंग में ही है, तो डोमेस्टिक तो बाइंग थी ही, अब FIs की भी नेट बाइंग है। और जो भी FNO वगैरह की कर्व्स आई हैं, मुझे तो यही लगता है कि मार्केट सडनली ब्रॉडर मार्केट्स की तरफ झुक जाएगा, क्योंकि आप 4 वीकली एक्सपायरी की जगह अब 2 ही होंगे। वोलेटिलिटी कम हो जाएगी आपकी, लार्ज कैप्स वगैरह में वॉल्यूम्स कम हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली मार्जिन फंडिंग बढ़ जाएगी आपकी ब्रॉडर मार्केट्स में। स्टॉक्स के में ऐसे ही बहुत ज्यादा ब्रेथ है, डेप्थ है और ब्रेथ है, नए स्टॉक्स और ऐड हो रहे हैं, तो वहां पर इंटरेस्ट ज्यादा फोकस हो जाएगा। और अर्निंग्स पर बहुत ज्यादा कोई मेजर इम्पैक्ट एटलीस्ट अक्टूबर के क्वार्टर में तो दिख नहीं रहा है, और आने वाले दिनों में बहुत कुछ क्रूड ऑयल पर डिपेंड है। अच्छा, अभी एक बहस और छिड़ी है मनीष जी कि इट्स टाइम नाउ टू चेज लार्ज कैप्स। स्पेस आपको कहाँ नज़र आ रहा है, लार्ज कैप में या फिर मिड कैप में? एंड स्पेशली ये जो पिछले 2-3 दिन की गिरावट रही जिसमें रिलायंस में डिफरेंशियल आ गया, आप देखिए बैंक्स में काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंशियल आ गया वर्सेस सितंबर हाई। लार्ज कैप में वो पॉकेट्स जहाँ पे आपको जिस 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 अर्निंग्स का भी जिक्र किया आपने, उस लिहाज से भी एक चेस करने के लिए डिफरेंशियल नज़र आ रहा है। डिफेंसिव्स ब्रॉडली आप लार्ज कैप्स में आपको रहना चाहिए। तो बेसिकली डिफेंसिव्स तो 3 ही स्पेस हैं मार्केट्स में ब्रॉडली, अगर आप देखें, जिसको लो बीटा कहते हैं। वो है आपकी बैंक्स, वो है आपके IT, और वो है आपके फार्मा। और यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट भी ठीक ठाक ही है, बहुत ज्यादा IT और फार्मा बहुत ज्यादा सस्ते तो नहीं है, बैंक्स बहुत ज्यादा सस्ते हैं। बट पिक एंड चूज, मतलब इंडिविजुअल स्टॉक्स पर कॉल होगा, पर सेक्टोरली यहीं पर ज्यादा वैल्यू है। बाकी सब सेक्टर्स ब्रॉडली थोड़े ओवर वैल्यूड जोन में हैं, और बीटा भी हाई है। तो अगर आप डिफेंसिव स्टांस रखें तो ये 3 एक सेक्टर में ज्यादा कंफर्ट है, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी बीटा पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आने वाले दिनों में जब हम अर्निंग्स की बात करेंगे तो बेसिकली इंडिविजुअल सेक्टर्स पर और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि FMCG में कितना इजाफा हो रहा है आपको बिकॉज ऑफ कंजम्पशन, या डिस्क्रेशनरी में किस तरह की फेस्टिव सीजन की डिमांड वगैरह हो रही है। ये आने वाले दिनों में दिखेगा, बट एज वी गो इनटू अर्निंग्स, मेरे हिसाब से ये 3 सेक्टर्स पर ज्यादा फोकस है। इनफैक्ट FMCG क्योंकि आपने मेंशन किया है, जो डाबर का अपडेट आया है उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, देखिए मार्जिन्स पर थोड़ा सा प्रेशर है, कुछ केसेस में वॉल्यूम पर इम्पैक्ट आया है, और मैरिको ने भी चेताया है कि सेकेंड हाफ में थोड़े से मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगे क्योंकि खोपरा प्राइसेस एक्सेट्रा बढ़ गए थे। मनीष जी, इस समय फिर कितना कंफर्ट होगा इन FMCG कंपनियों में कुछ पोजीशन होल्ड करने का? बहुत ज्यादा कुछ कंफर्ट है नहीं वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीजा वी ग्रोथ। मेरे हिसाब से FMCG स्पेस में अगर है तो टोबैको एक ऐसा स्पेस है जहाँ ग्रोथ और वैल्यूएशन थोड़े से सिंक में है। अदरवाइज आपके वैल्यूएशन जस्ट बिकॉज कैपिटल पार्क करना है और एक डिफेंसिव स्टांस लेना है तो वैल्यूएशन को नजरअंदाज, मेरे हिसाब से तो रिस्क टू रिवॉर्ड अनफेवरेबल है बहुत सिलेक्टेड पॉकेट्स में, क्योंकि हमारी एस्टिमेशन यही है कि वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, और जब कंपनीज कमेंट्री देती हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ इतना कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा है तो वैल्यूएशन थोड़े से आउट ऑफ सिंक हो जाते हैं। ब्रॉडली जनरली FMCG स्पेस में ऐसा ही ट्रेंड है, सो एक एक्सपेक्टेशन ट्रेड है
which may not play out immediately in the short term. So maybe a sideways to a slight correction is always possible. साइडवेज टू अ साइड करेक्शन इज ऑलवेज पॉसिबल। फिर ऐसी स्थिति में ट्रेंड में भी आप क्या थोड़े से हल्के ही रहेंगे, क्योंकि दैट स्टोरी डिमांड अच्छी है बट द प्रॉब्लम इज वैल्यूएशंस एट करंट लेवल्स, राइट? नहीं तो इसमें क्या है कि बेसिकली कंपनी जो है 100% से ग्रो हो रही है और आपके पी मल्टीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 200 का पी से ऊपर है, 2,70,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पर इन्होंने क्या है कि रिटेलिंग का जो मॉडल है, यूनिट इकोनॉमिक्स है, वो बेसिकली क्रैक कर लिया है कि आपकी प्राइवेट लेबल और कपड़े जो है बेसिकली अफोर्डेबल, जो ज़ारा का मॉडल है उन्होंने रेप्लिकेट कर लिया ज़ूडियो में। स्टोर एक्सपेंशन मैसिव है और जो सप्लाई चेन, तीन ही चीज चाहिए रिटेलिंग में बेसिकली, आपकी सप्लाई चेन पर हैंडल, फास्ट फैशन है तो आप अपनी असॉर्टमेंट और इन्वेंट्री को कितनी जल्दी टर्न करते हैं, और अफोर्डेबल। ये तीनों चीज जो यूनिट इकोनॉमिक्स में जाती है, ये इन्होंने क्रैक कर लिया। तो अगर इनका ग्रोथ रेट 100% से ज्यादा रहता है तो पीजी बेसिस पर ये 3 से नीचे है, हो सकता है बहुत ज्यादा करेक्शन ना हो। स्टैंड अलोन मतलब आप ऐसे देखेंगे तो 200 का पी है, बट ग्रोथ भी 100%। सो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीजी आपको मतलब इस पर कॉल लेना पड़ेगा, बट ये है। बट अदरवाइज अगर ग्रोथ फॉल्टर होती है तो ऑब्वियसली ये वैल्यूएशन नहीं सस्टेन कर पाएंगे। अच्छा मनीष जी, एक और चीज़ है, आई मीन जो कि इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है, वो है मेटल्स। अब प्रीशियस मेटल्स की ट्रैजेक्टरी में जाइए तो गोल्ड, सिल्वर, देन स्पेशली चाइना के एक्शन के बाद पूरा का पूरा फेरस नॉन फेरस की जो ट्रैजेक्टरी है वो, आप इसमें से ज़्यादा इच्छुक कौन सी स्टोरी को इस प्राइस पे भी चेस करने को मतलब आतुर हैं? मतलब मेटल्स पे आपका टेक क्या है इस वक्त? एल्यूमिनियम और कॉपर आर द 2 मेटल्स फॉर दिस डेकेड, एंड यहाँ पर जो भी इंडियन कंपनीज है जिसमें बहुत लार्ज कैपेसिटीज हैं, ये इज अ डिक्लाइन ऑन ऑल डिप्स। स्टील पर कॉल लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा ही डंप कर रहा है, और एक्सपेक्टेशन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटी को स्ट्रिक्टली और ऊपर की तरफ कर देंगे ताकि डंपिंग ना हो। स्टील की रिक्वायरमेंट तो है, बट डोमेस्टिक डिमांड इज गेटिंग थ्वार्टेड बाय इंपोर्ट, चीप इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। सो स्टील पर तो बेसिकली गवर्नमेंट एक्शन इवेंट ड्रिवन होगा, बट नॉन फेरस मेटल बेसिकली कॉपर एंड एल्यूमिनियम, और सभी जानते हैं कौन सी कंपनीज इसमें है, क्योंकि देखिए बॉक्साइट वगैरह की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। बेसिकली अगर आप चाइना में भी देखें तो बॉक्साइट बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है बाहर की तरफ से, तो बॉक्साइट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल हो जाएगा जो कि बहुत शॉर्ट सप्लाई में है, और यहाँ पर जिसकी भी लिंकेज और सिक्योरिटी बॉक्साइट में है वो काफी तेजी में है। चलिए मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस वोलेटिलिटी के बीच में सभी इंडिसेस पे, सेक्टर्स पे अपना व्यू रखा। आपने बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। निफ्टी में वोलेटिलिटी है, परसिस्ट कर रही है, बट एज ऑफ नाउ इस पूरे नकारात्मक माहौल के बीच में एक ही अच्छी बात है कि एटलीस्ट अब 25,500 के ऊपर एक्सपायरी डे में थोड़ा सा बैठे हुए हैं। अदरवाइज मॉर्निंग स्विंग लो था अप्रॉक्सीमेटली 25450 की ट्रैजेक्टरी है।